नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन लागू कर दिया। इसी के साथ ही अब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। कानून लागू होने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, यह वोट बैंक बनाने का एक खेल है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद जितना पलायन हुआ उससे कहीं ज्यादा अब होगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी और इसके बाद चोरी, डकैती और दुष्कर्म के मामलों में बेहद बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्रिया हुई है तो फिर प्रतिक्रिया होना भी लाजमी सी बात है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो सबसे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे कि क्या कुछ बयान सामने आए हैं और किस तरीके से पलटवार हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे। तो सुने आपने ये बयान कि किस तरीके से सीए को लेकर विपक्ष और बीजेपी में लगातार तकरार चल रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि सीए लाने का मकसद एनआरसी लागू करने की तैयारी है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रही हैं। और तमिलनाडु और केरल में भी विरोध के सुर उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है और इसका मकसद मुसलमानों को परेशान करना है, जबकि सरकार कई बार कह चुकी है कि सीए कानून भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है और इसका मकसद केवल धर्म के आधार पर प्रताड़ना का शिकार होकर आए शरणार्थियों को नागरिकता देना है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सीए के बहाने मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? सीए का जो बात करें जब डर, तो सीए पर डर और भ्रम फैलाने का आखिर मकसद क्या है, क्या मंशा है? और सबसे बड़ी बात, चुनाव से पहले इसे किसे कितना फायदा मिलेगा? तो कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच लगातार जिस तरीके से सीए को लेकर के जो बयानबाजी हुई है, वहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जब वहां के जब शरणार्थी जब आएंगे वहां पर, तो उनके बच्चों को उनके जब स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और जो भारत के लोग हैं, जो बेरोजगार है भारत का युवा, उसका फिर क्या होगा? हालांकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने भी पलटवार किया, रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई है वो भी हमने अपने दर्शकों को शेयर करी है। लेकिन लगातार अब सवाल इस पूरी कवायद के बीच ये उठा है कि चुनाव से पहले, और लगातार चुनाव को लेकर के मुद्दा उठ रहा है कि 2024 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ऐसे में चुनाव से पहले सीए का आना, 2019 को लेकर के बात करें, चुनाव के पहले मुद्दा आया था, लेकिन फिलहाल अब लागू किया गया 2024 के पहले। तो सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का भी किस तरीके से बयान आया, उन्होंने भी इसे एक चुनावी कवायद बताया साफ तौर पर। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के लगातार उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। तो सीए को लेकर के लगातार तमाम सारी जिस तरीके से भ्रांतियां नजर आ रही हैं। तो आज की इस डिबेट में हम आए हुए जो जुड़े पैनल हमारे साथ हैं, उनसे पैनलिस्ट से बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे इस बयान के पीछे का आखिर
क्या कौन भ्रमित कर रहा है? सीए के बहाने मुसलमानों को क्या एक भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? सीए पर डर जो है बना हुआ है, चुनाव से पहले किसे मिलेगा इसका फायदा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वोट डालने का, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर के भी विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि इस पर कानून कब आएगा। और बड़ी बात है कि जो फायदे हैं वो वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जो सरकारी योजनाओं का जो फायदा मिलेगा, और बल्कि सबसे बड़ी बात, अगर एक सीमित शब्दों में साफ तौर पर कहा जाए तो हमें मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों का हमें पूरी तरीके से फायदा मिलेगा। तो सीए पर लगातार सरकार की तरफ से यह बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि नागरिकता देने का यह कानून है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का। तो आखिर ऐसे में क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, जब यह बात सामने आ रही है कि इसके बहाने कहीं ना कहीं मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। तो सीए पर डर और भ्रम को लेकर के क्या कुछ स्थिति बन रही है। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से ये बयान भी दिया जा रहा है और लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अब जब अगर आपत्ति है किसी को लेकर के, किसी कानून को लेकर के, तो अब कोर्ट का सहारा लो। अगर किसी भी बात को लेकर के, देखिए असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर किसी को भी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो वो सीधे सीधे कोर्ट की शरण में जाए। अदालत के दरवाजे जो हैं वो लगातार खुले हुए हैं। तो देश के बच्चों का हक छीना जा रहा है, आम लोगों का हक छीना जा रहा है, गरीबी और बेरोजगारी आएगी इससे, ये लगातार अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और बाहर के लोग, तर्क भी उन्होंने दिया, बाहर के लोग आएंगे तो देश के नागरिकों की सुरक्षा का फिर क्या होगा, सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। और सीए का विरोध हो रहा है, बीजेपी का वोट प्रतिशत उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यह भी साफ तौर पर कहा है। यानी कि जब रिफ्यूजीज जब बात करें, जब पश्चिम बंगाल के जब परिप्रेक्ष्य में जब बात करें, हालांकि मुद्दा अब राज्य सरकारों पर है, लेकिन सारा का सारा जो दारोमदार है, लेकिन अब उनकी भी जिम्मेदारी है। जब हम राज्य सरकारों को लेकर के बात करें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी साफ तौर पर जिस तरीके से बयान आया है। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, जिनसे हम तमाम सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। मुकेश त्यागी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। और साथ ही साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सबसे पहले जिस तरीके से मैंने बयान सुनवाया, अरविंद केजरीवाल का क्रिया हुई तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहां पर अप्लाई हुआ। केजरीवाल के बयान को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने अपना बयान दिया। इस पूरी कवायद के बीच संदीप चौधरी जी, मैं बहुत आसान सी भाषा में आपसे समझने की कोशिश करूंगा, मैं राजनीतिक बहस को चालू करूं कि सीए को लेकर के जो भ्रम और भ्रांतियां हैं, मोटे मोटे तौर पर हमने भी समझाया अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए। मैं जरा आपसे सबसे पहले एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जो सीए को लागू किया गया है इसमें वाकई भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इसको बहुत हल्के में ले, आप ये देखिए हिंदुस्तान से लोग कहाँ नहीं गए हुए हैं, दुनिया के किस कोने में आपको हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा, दुनिया के किस कोने में आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हर जगह लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात करना कि कोई यहाँ आ जाएगा, रोजगार कब्जा कर लेगा, आप ये बताइए, अगर आप इंडिया में किसी को लेकर, तस्लीमा नसरीन भी इंडिया में आई है, अदनान सामी भी इंडिया में आए हैं, और भी बहुत लोग इंडिया में आए हैं जिसको जब जैसी जरूरत पड़ी इंडिया ने मदद की है। अगर आज 1947 में देश आजाद हुआ और कुछ लोग आपके विदेश में रह गए और उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है, सबके साथ नहीं होता है, कुछ के साथ होता है, और वो अपने देश में आना चाहता है, तो मुझे लगता है उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए। वो बंदा रिफ्यूजी बनकर बॉर्डर पर पड़ा रहे, या उसकी इतना लंबा टाइम आपको हो गया आजादी को 1947 से अब तक, तो आपने उनके लिए किया क्या? हर चीज में कुछ न कुछ होता है। जैसे समय के साथ किसानी के लिए बहुत कुछ हुआ, समय के साथ सर्विस सेक्टर में बहुत कुछ हुआ, समय के साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस चीज पर अभी तक काम नहीं किया गया। तो मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति है कि सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी स्टेप लेती है, विपक्ष उसमें कमियां ही कमियां ढूंढता है। आप मुझे आज तक एक चीज नहीं बता सकते जो सरकार ने कोई फैसला लिया और विपक्ष ने ये कहा हो हाँ ये ठीक हो गया। धारा 370 हटाई गई, क्या विपक्ष ने ये कहा ठीक हो गया? नहीं कहा। राम मंदिर बना, क्या सब लोग वहां पे जाके मत्था टेकने गए? नहीं गए। तो हर चीज में देखिए, आपको राजनीति का ये मूड होता है या राजनीति की ये नेचर होती है।
कि उसमें पक्ष और विपक्ष दो साइड होती हैं। अगर ठीक है। सरकार कोई काम करेगी, विपक्ष उसके खिलाफ बोलेगा, लेकिन ये आम आदमी को सोचना है, ये देश बिल्कुल हिंदुस्तान के आम आदमी हिंदुस्तानी को सोचना है, लेकिन आम आदमियों की जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है उसका कुछ और ही सोचना है। अच्छे से मैंने संदीप जी आपको बहुत अच्छे से आपने बात बताई कि 1947 से के पहले जिस तरीके से, जब बंटवारे के पहले की बात करें, जब आजादी के पहले की जिस तरीके से बात करें, जो विस्थापित थे उनका दर्द किसी ने नहीं समझा। अब सरकार समझ रही है तो लगातार विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी जुड़ गए। मुकेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। लगातार सरकार जो कानून लाई है, लागू करा रही है लगातार किस तरीके से, लेकिन अब सीधा सीधा आरोप लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा, क्या समझा नहीं पा रहे लोगों को, विपक्ष को किस तरीके से, जरा मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी की जो राजनीतिक धरती है वो उनके पैर की जो जमीन है वो निकल चुकी है। वो इस समय बिल्कुल हताश हैं कि चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं। अब किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। 2016 में ये पास हुआ था, ये बिल आया था, और 2019 में ये पास हुआ। ये इतिहास है। और उसके बाद अभी रूल्स जो हैं कुछ दिन पहले नोटिफाई किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये कोई आज की बात नहीं, उसका भी बहुत खिलाफत हुई थी। अरे भाई, आप कोर्ट में जाइए। आप एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गई कि केजरीवाल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये रोहिंग्यास के बारे में क्या बोलेंगे? ये इनका विरोधाभास देखिए। रोहिंग्यास को तो ये कंधे पे हाथ मार रहे हैं। उनको 30-30 हजार रुपए उनके इमाम को इन्होंने दिए, उनको खाना, उनको पीना, उनको आवास, दुनिया भर की, वो भी तो वहां के इमिग्रेंट थे, मुस्लिम्स को। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, आपने किया। हमारा तो फिलॉसफी है कि वासुदेव कुटुंबकम। तो दुनिया में कोई भी प्रकार, अब G20 का जो मोटो था वासुदेव कुटुंबकम था। लेकिन जो व्यक्ति, देखिए नेहरू लियाकत जब पैक्ट हुआ था तो उसके आधार पे हुआ था कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग रह गए हैं एक मुल्क के अंदर, उनके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो कि जिससे उनको वहां पे रहने में उनको अशांति हो। क्या हुआ? उसका उल्टा हुआ। आज वहां पर हिंदू की जो जनसंख्या है वो घट करके कहाँ पे 11-12% हुआ करती थी, अब मात्र 1% से भी कम रह गई। बांग्लादेश में भी यही स्थिति है। क्या हुआ? वहां पर जो है अत्याचार किए गए हिंदुओं के ऊपर, उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनको जबरन जो है उनको कन्वर्ट किया गया, और तो उनके साथ इतना ज्यादा प्रताड़ना हुई। तो अब मुझे बताइए कि भारत का ये नैतिक स्तर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमारे यहाँ कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं बना। और कंट्री के अंदर रिफ्यूजी लॉज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा जो पूरा वो है वो दर्शन है, वो इस बात का है कि कोई भी रिफ्यूजी हो उसको जो है हम शरण देंगे। अदनान सामी को भी दिया हमने, ये नहीं कि मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं। अच्छा सुनिए, आपने अपनी बात रखी मुकेश जी, आपने कहा जो भी रिफ्यूजी हैं हम उससे शरण देंगे। अब इसी के आगे की बात मैं आपसे करूं, यही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब लोग आएंगे और तब उन्हें जो है रोजगार भी उनके लोगों को मिलेगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा मुकेश जी, और आपसे इस सवाल का जवाब भी लूंगा। हमारे साथ चिराग सेठी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप पार्टी के। चिराग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। चिराग जी, लगातार जिस तरीके से जो आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है सीए को लेकर के, कि जब रोजगार को लेकर के बात की है, जिस तरीके से पलायन को लेकर के बात की है, जरा एक बहुत आसान सी भाषा में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या भ्रम किस बात को लेकर के और कौन सी ऐसी भ्रांति। आज बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी पहले तो नमस्कार आपके सारे श्रोताओं को। देखिए, आज जो भाजपा कर रही है वो हमारे बच्चों का हक छीनने की बात कर रही है। आज आप कह रहे हो कि हम जो है नागरिकता दे रहे हैं पाकिस्तान से आए लोगों को, बांग्लादेश से आए लोगों को, अफगानिस्तान से आए लोगों को। आपके खुद के पास नौकरी नहीं है, आप अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, आप अपने लोगों को घर नहीं दे पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम और लोगों को भी नागरिकता देंगे, उन्हें भी वही अधिकार देंगे। चलिए ठीक है, कैसे देंगे? 2014 का आज आपने एक डेडलाइन बना दिया। जो पहले 11 साल का समय होता था कांग्रेस के समय में आपको नागरिकता लेने के लिए, आज आपने उसे 6 साल कर दिया। चलिए ये भी सही है। आप ये 3 देश पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या जो श्रीलंका में हिंदू रहते हैं वो हिंदू नहीं है? क्या जो भूटान में लोग हैं, चाहे जो बर्मा में लोग हैं, क्या वो हमारे लिए जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ ये 3 देशों से आए हुए लोग ही जरूरी है? क्यों? क्योंकि तमिलनाडु से आपको वोट नहीं मिलेगा। आपको ये बात पता है? अमित शाह जी वहां जाकर बोलते हैं कि सीए यहां पर नहीं आएगा।
क्यों आज असम में हेमंत बिस्व शर्मा जी को ये बोलना पड़ रहा है कि बंद जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्यों? क्योंकि वहां पे लोग बोल रहे हैं कि आप हमारी लैंग्वेज खराब कर रहे हो, आप हमारा कल्चर खराब कर रहे हो। मेघालय में कांग्रेस सांगमा ने साफ बोल दिया है कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, हमें 6 स्टेट अमेंडमेंट चाहिए। अभी मुझसे पहले शायद किसी ने बोला था कि इनकी सारी नीतियों की दिक्कत है, 370 की दिक्कत है। मैंने बता दूं, सोनम वांगचू एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो फिर से धरने पे बैठे हैं। ये जो भाजपा का चश्मा लगाए लोग बैठे रहते हैं ना, इन्हें पता नहीं होता है सारी चीजें, कि वो बात डिमांड कर रहे हैं फुल स्टेटहुड, जिसको स्टेट को इन्होंने डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाया है। आज वो कह रहे हैं कि इसको वापस बनाइए। हेलो, आप सुन पा रहे हैं जी मुझे? जी, आपकी आवाज एकदम जी आ रही है, आप जी अपनी बात रखिए चिराग जी। तो ये कहीं ना कहीं 2019 के लॉ को 2024 में चुनाव से पहले लेकर आना ये दर्शाता है कि भाजपा ने पिछले 10 साल में काम किया नहीं, 18 करोड़ नौकरी दे नहीं पाए, सिलेंडर की जो बात की थी वो कर नहीं पाए, पेट्रोल के दाम कहां चले गए, डॉलर कहां चला गया। अब जनता के पास जाए किससे? चलिए, तो अब वही जो आपने भाजपा सवाल करती उठाया, आ रही है, मुकेश जी हिंदू मैं आपके मुस्लिम पास पर आ रहा हूं। देखिए चिराग जी, आपने बात रखी जब मैंने सवाल किया तो मुकेश जी, अब सवाल ये है कि लगातार उन्होंने तमिलनाडु का भी बात की, शरणार्थियों की भी बात की, उन्होंने रोहिंग्या की भी बात की, लेकिन कुल मिलाकर के बात आ गई है अब यहां तक कि 2019 से शुरुआत हुई थी और 2024 चुनाव से पहले तो सारी की सारी जो दिक्कत है वो वोट बैंक को लेकर के आ रही है सारी की सारी। ये दिक्कत इस बात की है कि ये देखिए, चुनाव तो हमारे देश के अंदर एक पर्व की तरह से मनाए जाते हैं। कभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, कभी असेंबली इलेक्शंस होते हैं, कभी कॉर्पोरेट के इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन तो जो है पूरे वर्ष चलते रहते हैं। अब आप उसको हमेशा तो मतलब हर नीति को हम जो है निलंबित स्थिति में रखे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अरे आपको उसको स्वागत करना चाहिए। इतना बड़ा कदम उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम ऐसे प्रताड़ित लोग जो कि वहां पर एक बहुत ही जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनको एक नागरिकता का सम्मान देने की बात हो रही है। इसको राजनीति जामा पहना रहे हैं। तो इनके मुंह से सिर्फ देखिए कभी ये उठा लेते हैं। अभी देखिए विरोधाभास देखिए इनके आर्गुमेंट में। अभी कहते हैं साहब कि वहां पे म्यांमार से क्यों नहीं बुलाया, श्रीलंका से क्यों नहीं बुलाया, और एक तरफ कहते हैं अगर ये लोग आएंगे तो यहाँ की जॉब खाएंगे। इन्होंने ये यहाँ के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, इतने लोग आएंगे, लोकल स्थानीय एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। अरे आपने कितने एम्प्लॉयमेंट दिए जरा बताइए। दिल्ली में कब से आपकी सरकार चल रही है, आपने कितने एम्प्लॉयमेंट दिए? ये झूठ बोलते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस के बारे में कि हमने इतने एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। खुद तो कुछ करते नहीं, सिवाय आलोचना की फैक्ट्री बना करके हर प्रकार की आलोचना इनकी लगी रहती है। कहीं पे भी कुछ भी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये आलोचना की दुकान लेकर के तैयार खड़े रहते हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताइए? किसकी नागरिकता को वंचित किया जाएगा? किसी मुस्लिम को वंचित किया जाएगा उसकी नागरिकता? चलिए, आप ही के सवाल का जवाब, कट सवाल का जवाब जल्दी से चिराग जी। आपको जब दिक्कत पूछा जा रहा है कि लगातार सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि नागरिकता किसी की नहीं जाएगी, तो लगातार फिर कौन से ऐसे हालात हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है? जल्दी से चिराग जी अपनी बात रखिए। देखिए हम तो नागरिकता की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं भाई साहब, 18 करोड़ नौकरी की बात करी थी आपने, वो कहाँ है? आप तो 50 लाख भी नहीं दे पाए। आप तो बात कर रहे थे जहां झुकी वहां मकान, तो वहां मकान क्यों नहीं मिला? हम तो इतनी सी बात कर रहे हैं। आप आज कह रहे हो कि 31,000 या आज 45,000 जो भी यूएन डेटा जो है यूएन का, उसके हिसाब से ले लीजिए, 31,000 के हिसाब से ले लीजिए। आप कह रहे हो आज हम 31,000 लोगों को ले रहे हैं। आप ये बताइए 6 साल जो रह गए लोग, उनको भी तो नागरिकता चाहिए होगी। जो 2018 में आया होगा, जो 2016 में आया होगा, उसको भी 6 साल हो गए। अब आप कहेंगे अगले साल नहीं जी, हम अब जो है अगले इलेक्शन से पहले, अब ये जो कट ऑफ है 2014 नहीं 2024 होगा। तो ये तो आप क्या कर रहे हो? ये तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए ले रहे हो हिंदू मुस्लिम करने के लिए, पोलराइज करने के लिए। आपके पास कोई प्लान तो है नहीं, क्योंकि आप वो जो नौकरी यहाँ के लोगों को नहीं दे पा रहे हो, जो आप चीजें यहाँ नहीं दे पा रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उन लोगों को दे पाओगे? पहली चीज। दूसरी चीज, हिंदू ही की बात है ना, तो जो श्रीलंका में है वो हिंदू नहीं है क्या? आप मुझसे कह रहे हो कि वो हिंदू नहीं है क्योंकि वो आपको वोट नहीं दे रहा, क्योंकि तमिलनाडु में आप कभी जीत नहीं सकते, तो वो हिंदू नहीं है? मतलब आप ये कह रहे हो अट्रॉसिटीज तो वहां भी हो रही है, तो वहां वाले हिंदू के लिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो आप चाहते हैं कि भाई साहब आप यही कह रहे हो ना कि वो हिंदू नहीं है? नहीं, आप यही कह रहे हो ना वो हिंदू नहीं है? आपका मुझे समझ में आप बता दीजिए वो हिंदू है कि नहीं है? श्रीलंका का आदमी जिसपे चिराग जी, जिसको प्रताड़ना हो रही है, क्या वो हिंदू है या नहीं है? सुन तो लीजिए, आपकी ऑब्जेक्शन क्या है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है,
ये मुसलमानों को वंचित करने की राजनीति है या नागरिकता व्यापक रूप से ना देने की राजनीति है? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके विचार ही मुझे लगता है कंफ्यूज लग रहे हैं। आप इतने कंफ्यूज स्टेटमेंट दे रहे हैं लगातार। सिंपल सी एक सवाल है, कर रहे हैं अपने हमारा तो आर्गुमेंट सिंपल सा एक सवाल है, क्या हिंदू और हिंदू मुझे का बताइए। फर्क है? अच्छा चलिए, पहले बात ये बताइए, एक हिंदू और हिंदू में फर्क है? आप कह रहे हैं हिंदू और हिंदू में फर्क है? चलिए एक एक करके सुनेंगे। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। एक प्रश्न बोल लूं। जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए जल्दी से। जी मुझे ये बताइए, सीए के लिए आप सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? बता दीजिए बस। ठीक है, उसमें एक कंट्री में सो गई, दूसरी कंट्री। चलिए बहुत छोटे से सवाल के जल्दी से जवाब, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास आऊंगा। जी जल्दी से। जी जी समर्थन करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल हाँ या ना में। जी चिराग जी, अब देखिए बहुत छोटे से सवाल का जवाब। जी देखिए, मेरे को उतना समय मिलना चाहिए जवाब देने के लिए। मैं कह रहा हूं हम समर्थन तब करेंगे जब आप नौकरी दे पाएंगे। 18 करोड़ नौकरी दे दीजिए और बोल दीजिए सरप्लस है, हम दे देंगे, हम कर देंगे समर्थन। 50 लाख नौकरी पे 18 करोड़ का वादा करके पहले वो 17.5 करोड़ नौकरी तो दे दो, उसके बाद दे देना, उसके बाद कर देना रिफ्यूजी। और आपने मुझे ये बताइए, आपने ईपीएफ के डेटा देखे कितने ज्यादा हमारे एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड की संख्या में इजाफा हुआ है? आप बताइए कितने स्टैटिस्टिक्स है? आपको मालूम है कि देश की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसी बन रही बिना एम्प्लॉयमेंट के? नेशनल हाईवे, अरे नेशनल अच्छे प्रवक्ता है, प्रति व्यक्ति आय पे भी जरूर बात करना। ये मत बोलना कि ब्राजील से पीछे कैसे चले गए। सुनिए, प्रति आय की जरूर वही दिक्कत ही है कि अधूरे ज्ञान की वजह से यही सब खतरनाक होता है। अरे यही बात है ना। चलिए देखिए अधजर गगरी छलकत जाए, मैं किसी के ज्ञान को लेकर के यहाँ पर नहीं, मुद्दा हमारा सीए को लेकर के है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन मैं एक बार राजनीतिक विश्लेषक के पास आ रहा हूं। संदीप जी, लगातार देखिए जब सीए को लेकर के, भ्रम को लेकर के बात हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के सारा का सारा खेल जो है, राजनीति जो है, जो सियासत जो है, वो वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। और अभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कोई धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, कोई वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के बात कर रहा है। सर देखिए, हिंदुस्तान में अगर राजनीति है और राजनीतिक दल हैं तो वोट बैंक की तो बात हमेशा रहेगी। हर पार्टी अपना वोट बैंक साधना चाहती है। आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी का हाल ही में गठन हुआ, हाल ही में चुनाव लड़ा, हाल ही में सरकार बनाई। इससे पहले तो उनके पास वोट बैंक नहीं था, तो उन्होंने भी ऐसे कार्य किए, ऐसे घोषणाएं की जिससे कांग्रेस का वोट बैंक टूटकर उनके साथ जुड़ गया, दूसरे दलों का वोट बैंक टूटकर उनके साथ जुड़ गया, उनकी सरकार बन गई। और जो मेरे साथी अभी कह रहे थे कि श्रीलंका में भी हिंदू दुखी हैं, देखिए सरकार जो काम करती है, सरकार हिंदू मुस्लिम देख के काम नहीं करती है। आप मुझे ये बताइए, सीरिया का जब माहौल खराब हुआ, हिंदुस्तानी वहां फंसा हुआ था, क्या सरकार वहां से जहाज भरकर हिंदुस्तानियों को निकाल कर नहीं लाई? क्या सरकार ने देखा ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, कौन है? नहीं देखा। अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ, वहां भी हिंदुस्तानी फंसे हुए थे, सरकार उनको भी निकाल करके वहां से लेके आई। इराक में फंसे थे, उनको भी निकाल करके लेके आई। तो जब जहां ऐसी स्थिति होती है, सरकार निकाल के लाती है, और ये सरकार का दायित्व है। अगर हमारे कोई भाई बंधु पाकिस्तान में दुखी हैं, अब आप ये बताइए, सेठी साहब है सबसे ज्यादा, मैं आपको बता दूं, पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर लोग फंसे हुए हैं या जो लोग रह रहे हैं या जो दुखी हैं, सबसे ज्यादा वहां पे पंजाबी समाज के लोग ही हैं, सेठी साहब। और अभी हाल ही में मैं खबर देख रहा था, गुरुद्वारे में जाती हुई युवती को उठाकर ले जाते हैं और जबरदस्ती उसका निकाह कर लेते हैं। क्या आप चाहेंगे आपके पंजाबी समाज का कोई भी भाई बहन वहां दुखी हो और उसके साथ बलात्कार हो? क्या मैं चाहूंगा कोई जाट समाज का व्यक्ति वहां दुखी हो, उसके साथ बलात्कार, उनको मारा जाए? क्या जो साथी बैठे हैं, कोई पंडित हो परिवार वहां पे होगा, वो चाहेंगे उनके परिवार के साथ हो? तो अगर उनके लिए सरकार सोच रही है, मुझे नहीं लगता इसका तो बिल्कुल, अगर उनके लिए उनका दर्द, विस्थापितों का दर्द अगर सरकार सोच रही है, उसको समझ रही है, कोई कानून ला रही है। चिराग सेठी जी, बहुत मैं दिल से चाहूंगा इस सवाल का जवाब दें। जो अभी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ संदीप जी जुड़े, उन्होंने भी बात कही, छोड़ दीजिए सारी राजनीति एक तरफ, पक्ष विपक्ष एक तरफ, लेकिन जो विस्थापित हैं उनका दर्द उनको महसूस तो किया सरकार ने। आप नहीं महसूस करते क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए किसी का भी दिल दुखता है। आज भी अगर इजराइल और फलस्तीन में भी कुछ होता है तो सबका दिल दुखता है, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि आप इतना बता दीजिए ना, प्लान क्या है? 2014 से पहले का जो आदमी है बोलेगा मैं 2014 से पहले हूँ, क्या डॉक्यूमेंट लेंगे आप, क्या करेंगे आप? कोई तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आप 2014 वाले को, आज 2024 चल रहा है, तो 2014 से 24 के बीच में जो है उनके लिए क्या प्रावधान है? आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है।
आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के हिसाब से कर रहे हो। अच्छा आप तो ठीक है, चुनाव से 10 दिन अब पहले समझ में कैसे आ गई मानते सारी हैं? चीजें जी। मुकेश जी, यानी कि अभी भ्रम ज्यादा हैं, भ्रांतियां ज्यादा हैं, इसको आप करने के लिए भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप कुछ ऐसे कुछ कमेटी टाइप की बनाएंगे या कुछ इस तरीके की पहल करेंगे? फाइनल कमेंट के तौर पर मैं चाहूंगा, क्योंकि जो लब्बो लुआब निकल के आ रहा है वो भ्रांतियां ज्यादा हैं अभी, तो कुछ ऐसा कुछ लोगों को आप आगे करेंगे अपनी पार्टी से, पदाधिकारियों को लोगों तक जाएं, समझाएं, कुछ एनजीओ को आगे करेंगे जो लोगों की समझ में आए, जो तमाम सारी भ्रांतियां हैं? मैं समझता हूं कि अमित शाह जी ने अपने तमाम वक्तव्यों में इन सारी भ्रांतियों को दूर कर दिया है। देखिए, पोर्टल बनाया गया है, उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, उस आवेदन के आधार पर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसमें न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर के उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये जो दिसंबर 2014 तक है, जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनका एक स्क्रूटनी तो जरूर होगी कि उसमें ये तो नहीं कि इसने गलत डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, कोई झूठा डॉक्यूमेंट। अब ये तो रोहिंग्या मुस्लिम को सपोर्ट करते थे, वहां पे उनके घर के लिए, उनकी नौकरी के लिए दिन रात रोते थे, और ये जब बेचारे वर्कर वापस जा रहे थे तो आप पार्टी ने तो बस भी तक मुहैया नहीं कराई थी और ढंडोरा पीट दिया था हम बस दे रहे। तो इनकी संवेदनशीलता जग जाहिर है। और ये देखिए, रूल्स नोटिफिकेशन इसीलिए आए हैं कि तमाम उसकी जो एसओपीज है कि किस प्रकार से इसका रेगुलराइजेशन किया जाएगा, किस प्रकार से उनकी नागरिकता को स्वीकार किया जाएगा, ये पूरे डिटेल में इन रूल्स के अंदर, रूल्स तो पढ़िए, रूल्स तो पढ़े नहीं है। अब बात आ गई ना कि आधी अधूरी जानकारी के अभाव में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। संदीप जी, वाइंड अप का टाइम हो रहा है, लेकिन बस 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट कि अभी कहीं ना कहीं जो भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं, सारी दिक्कत वहीं पर है, अभी सारी की सारी चीजें। देखिए, भ्रम और भ्रांति इसलिए पैदा की जा रही है, कई पार्टियों को ऐसा लगता है कि ये जो लोग आएंगे इनका वोट बैंक बीजेपी के साथ जा सकता है और बीजेपी मजबूत हो सकती है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप भी उनका बाएं फैलाकर स्वागत करेंगे और बीजेपी उनको 4 फैसिलिटी दे रही है, आप 8 फैसिलिटी देने की बात कीजिए कि हम उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे जो दुखी है या कुछ है, तो वो वोट बैंक आपको भी मिल सकता है, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, सीए का जितना विरोध हो रहा है, बीजेपी का वोट बैंक भी उतना ही बढ़ रहा है। इसको भी राजनीतिक दल और विपक्षी दलों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, मुकेश त्यागी जी आपका भी, चिराग सेठी जी आपका भी, संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीए को लेकर के लगातार सवाल यही कि भ्रम फैलाने का आखिर मकसद क्या है और चुनाव से पहले किसे कितना फायदा मिलना होगा, इस पर विचार करना होगा। बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।